हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो ये जो है हमारा ये पार्ट 5th है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का। इसके पहले ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो आज बेसिकली हमें सेक्शन 62 से पढ़ना है। सेक्शन 62 से हम अराउंड 84 के आसपास तक कवर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा ये चैप्टर शुरू हुआ था सेक्शन 60 से। तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे लिंक बैठ जाएगी आपको कि हमने क्या पढ़ा था उसके पहले। चैप्टर 11 में हमने जो है सेक्शन 60 के बारे में बात की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। तो हमने यहां पर देखा था कि कौन गठन कर रहा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का। तो हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी ये बना रही थी यहां पर इस बोर्ड को। इस बोर्ड को बनाया, फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन क्या होगा। मैंने आपको ऑलरेडी वहां पर बताया हुआ था पार्ट 4 में कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स ऑफिशियो मेंबर पर क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस में बनता है। आपको जो पढ़ना था मैंने वहां पर बताया था। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो ये आर वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने वहां पर देखा था कितने लोगों का नॉमिनेशन है, उनमें से कितने वुमेन होंगे, क्या होगा और कितना इनका टर्म पीरियड है, वो हमने सेक्शन 61 में देखा था जो कि 3 साल था, राइट। और यही सब जो हम स्टेट का पढ़ेंगे ना आगे, तो बिल्कुल सिमिलर स्टेट के उसमें रहेगा। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर आपने सेंट्रल वाला पढ़ लिया कि जो भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है उसके क्या फंक्शंस है, क्या क्या चीजें हैं, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि स्टेट में एग्जैक्ट, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर स्टेट में चलेगा। और मैं आपको बताऊंगा भी, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कि कहां पर क्या लिखा हुआ है और बिल्कुल सिमिलर है। तो स्टेट का आपको इसलिए बस सेंट्रल का अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए 61 तक हमने बता दिया हमने क्या क्या पढ़ा था। यहां पर हमने देखा था कि क्या इनको रिनॉमिनेशन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये सारी बातें हो चुकी थी। आज हमें सेक्शन 62 से कवर करना है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट पार्ट गाइस, पार्ट जो 6th है आपका, वो फाइनल पार्ट रहेगा। अब टारगेट देते हैं जब जैसे ही 10 लाइक्स इसके हो जाएंगे इस वीडियो पर, तो वो पार्ट तुरंत के तुरंत अपलोड हो जाएगा। तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। शुरू करने से पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ में डिस्क्लेमर दे दूं, शायद आपको पीछे से आवाज आ रही होगी, तो बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बीच में इंटरफ्रेंस थोड़ा बहुत रह सकता है, तो उसके लिए पहले से ही माफी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 62 डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि नो मेंबर शैल बी अ मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। बेसिकली देखो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, हमने इतने सारे एक्ट पढ़े हैं, सब में डिस्क्वालिफिकेशन वहां पर रहता है कि कोई भी कमेटी बनती है तो भाई आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप या तो इस कुछ काम में पकड़ाए गए हो, या फिर कोर्ट आपको डिक्लेयर कर दे कि आप अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, इंसॉल्वेंट वगैरह हो गए हो आप, ठीक है। अगर कोर्ट आपको डिक्लेयर कर दे कि आप इंसॉल्वेंट हो, अनसाउंड माइंड हो, तो या फिर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कन्विक्ट हो गए आप किसी ऑफेंस में, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस आपने कर दिया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में वो इन्वॉल्व करता है मोरल टर्पिट्यूड। अब मोरल टर्पिट्यूड बेसिकली मतलब कुछ आपने ऐसा, जैसे कि हम कह सकते हैं जो रेप वाले केसेस होते हैं, ठीक है, वैसा कुछ आपने ऐसा कोई ऑफेंस किया है तो फिर उसको हम मोरल टर्पिट्यूड के अंदर वो चीजें आती है, जैसे कि आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, तो ये सब मोरल टर्पिट्यूड के अंदर आ जाता है, राइट। तो ऐसा कुछ किया है तो आपको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। आपने अपनी पोजीशन अगर एब्यूज्ड, आपने अपनी पोजीशन को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि आपका भी कुछ उसमें इंटरेस्ट था, ठीक है, तो आपने ऐसा कुछ अपनी पोजीशन को इस्तेमाल किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपका प्रेजुडिशियल इंटरेस्ट था, तो फिर क्या होगा, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देन जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया, जब भी डिस्क्वालीफाई करते हैं, कोई भी एक्शन किसी के अगेंस्ट लिया जाता है, तो एक ओबीएच नाम की चीज दी जाती है। ओबीएच मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जिसे आप रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो, कि मौका दिया जाता है सामने वाले की, सुन तो लो। तो वो यहां पर मौका देने की बात सबसेक्शन 2 में की जा रही है। देन सबसेक्शन 3 में यहां बात की जा रही है कि भाई जो व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको हम रीनॉमिनेट भी नहीं करेंगे, मतलब रीनॉमिनेशन का चांस ही नहीं बनता, वो व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं होगा। जैसे कि मैं बताता हूं, ये देखो ऊपर हमने 61 के 5 में पढ़ा कि जो मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं 2 के, आर के 1 और 3 में, वो एलिजिबल होते हैं रीनॉमिनेशन, मतलब 3 साल हो गए, फिर जैसे ही 3 साल खत्म होंगे ये वापस से एलिजिबल है 3 साल के लिए। बट एक बार जो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसके बाद वो जो जिसने डिस्क्वालीफाई किया है वो खुद की भी नहीं सुनता, वो रिनॉमिनेशन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। देखो बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन अगर मैं बात करूं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बनते हैं, राइट। और अगर बनाना तो सोने पे सुहागा है, आपसे आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल होते हैं, इतनी बार आपने पढ़े हुए हैं कि आपको मालूम है किन कारणों से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो चलिए यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, मैं ये भी बताते जाऊंगा कहां से एमसीक्यू बन सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 63 की ओर। सेक्शन 63 बात करता है वेकेशन ऑफ सीट बाय मेंबर्स के बारे में।
अब देखो यहां पर क्या है, इन्होंने बोला यहां पर कि जो मेंबर है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के चलते निकाल दिया या कुछ भी ऐसा है, तो वो जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेंबर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का अगर या तो निकाल दें या किसी भी कारणवश छोड़ के जाता है, सीट वेकेंट हो जाएगी, राइट। ये आपका सेक्शन 63 बोलता है। क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है? आई डोंट थिंक सो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 64 की ओर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 3 स्टार देना चाहूंगा। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। क्या क्वेश्चन है आपको मैंने देखिए हाईलाइट भी करके रखा है, जितना इजी आपके लिए बना सकता हूं बना रहा हूं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को कितने समय में मिलना है? तो इन्होंने बोला 6 महीने में एक बार कम से कम तो मिलना ही है। और क्या करते हैं मिलकर? तो जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस होता है, ऑब्वियसली वो जो उनकी जो कमेटी बनाई है, जो एडवाइजरी बोर्ड है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, पॉलिसीज पर, रूल्स पर, जो भी उनका ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होगा, तो उनको कितने समय में मिलना है? 6 महीने में एक बार कम से कम मिलना है। इस पर आपका एमसीक्यू 101% बन सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन आती है, ठीक है, स्टेट में भी अभी हम देखेंगे नीचे, तो कई बार क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 65 की ओर। अब आता है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपने सेंट्रल बोर्ड का समझ लिया रोल, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या फंक्शन है, कितने समय, क्या, कौन, ये सब अगर समझ लिया, स्टेट को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस डिफरेंशिएशन जो भी है उनके बीच में जो डिफरेंस है, बस वही आपको पढ़ना रहेगा और वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस के बारे में। अब देखो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी का फंक्शन क्या, अगर मैं इतना हमने एक्ट पढ़ लिए, 4 पार्ट हो गए इसके, आप बिगर देखे बता सकते हो, ये मैं दावा दे सकता हूं अगर आपने वो 4 पार्ट पढ़े हैं। बेसिकली क्या है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या है? इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि ये जो है ये नेशनल लेवल कंसल्टेटिव एंड एडवाइजरी बोर्ड है। तो आपको तो नाम से समझ में आ रहा है कि एडवाइजरी बोर्ड मतलब ये एडवाइस देते होंगे, ठीक है, ये रिकमेंडेशन देते होंगे। तो हाँ बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। किन मैटर्स पर? ऑब्वियसली आपका एक्ट डिसेबिलिटी मैटर्स पर है ना, कि जो पर्सन है विद डिसेबिलिटी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसे लॉ, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें वो सोशल लाइफ जी सके, वो पार्टिसिपेट कर सके, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उनको बेनिफिट करने के लिए, तो उन मैटर्स पर ये जो है क्या करते हैं, एडवाइस वगैरह देते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला ये फैसिलिटेट करेंगे, मदद करेंगे कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड ऐसे जो लोग हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, वो अपने राइट्स, अधिकारों का प्रॉपर एंजॉयमेंट कर सके, उनको एम्पावरमेंट किया जाएगा, उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको साथ ही साथ ऐसी पॉलिसीज उनके लिए बनाई जाएंगी। ये यहां पर इन्होंने बेसिकली थोड़ा बहुत यहां पर समझाया। अब आता है नीचे आपका कि बेसिक फंक्शंस क्या है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म करेगी ये फंक्शंस। अब ये जो फंक्शंस है ना, बिल्कुल सिमिलर आपको स्टेट गवर्नमेंट के भी वहां पर देखने को मिलेंगे, जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कर रही है। तो यहां पर पढ़ेंगे, वहां पर नहीं पढ़ेंगे, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक आध क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, राइट। बेसिकली इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, जो आपने देखा होगा ऑल ऑफ द अबव, वैसे वाले क्वेश्चंस यहां से ज्यादा निकल के आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहला इन्होंने बोला कि एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। हमें ये समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। क्योंकि हमें क्या लगता है जब वो क्वेश्चन बनेगा कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किसको एडवाइस करेगी, सेंट्रल, स्टेट, तो हमें लगेगा सेंट्रल का नाम है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको बना रही है, तो हो सकता है ये सिर्फ सेंट्रल को करती होगी। बट ऐसा नहीं है, यहां पर एडवाइस सेंट्रल स्टेट दोनों को की जा रही है। किस पर एडवाइस की जा रही है? जो ये पॉलिसीज बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, लेजिस्लेशन लॉ वगैरह बनाएंगे, किस पर? रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटीज पे कोई लॉ बना रहा है तो उनको एडवाइस किया जाएगा कि भाई इस तरीके से लॉ बनाओ, ये चीजें इंक्लूड करो, इस तरीके से इंप्लीमेंट करो। ये सब बेसिक यहां पर बात होगी। बी बात करता है डेवलप की जाएगी एक नेशनल पॉलिसी इस इशू को एड्रेस करने के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला जो इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए ये एक पॉलिसी बनाएंगे, नेशनल पॉलिसी। ओके, देन सी बात करता है साथ ही साथ ये रिव्यू भी करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे एक्टिविटीज, जितने भी गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट है ना। अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने बोल दिया कि हाँ हमें ऐसे ऐसे जो इश्यूज हैं इन पे बात करनी है, ऐसी पॉलिसीज बनानी है, लॉ बनाना है, पता चला एक डिपार्टमेंट अलग ही चल रहा है, एक डिपार्टमेंट अलग ही चल रहा है, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है एक दूसरे के बीच में, ठीक है। तो पता चला लॉ तो बना दिया बट इंप्लीमेंटेशन का नाम पे जीरो काम हो रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये रिव्यू करेंगे, साथ ही साथ में ये कोऑर्डिनेट करेंगे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कि वो एक साथ मिलकर चलें, जो एक्टिविटीज हैं कोऑर्डिनेट किया जाए। तो जो भी उनके गवर्नमेंटल एनजीओ जो भी हैं, जो भी इन मैटर में डील कर रहे हैं, उनको रिव्यू और कोऑर्डिनेट। देखो इतना सिंपल है ना, आप कुछ नहीं करना है, साइड में बस वर्ड्स लिखना है कि रिव्यू
एंड कोऑर्डिनेट। यहां पर लिखना है आपको नेशनल पॉलिसी के बारे में बात हो रही, साइड में छोटा छोटा लिखते जाओ, ऊपर आप लिखोगे एडवाइस कर रहा है किसको, सीजी एंड एसजी को, इतने शॉर्ट में लिखते जाओ। जब आप रिवाइज करोगे ना इस एक्ट को तो पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी वाला पॉइंट यहां पर बात कर रहा है जो ये कॉज है जिसके लिए सब किया जा रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं और इंडिया उसका पार्टी है, ठीक है। तो जो भी कन्वेंशन या जो ट्रीटीज या कुछ भी इस तरीके से होता है, जब इंडिया मेंबर बनता है तो इंडिया अपनी सहमति देता है कि हाँ ये जो मुद्दा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस पर जो भी वहां पर बात होती है कि इसमें आपको आपकी कंट्री में ये लॉज बनाने चाहिए, इन चीजों पे काम करना चाहिए, तो वो इंडिया जब फिर लॉ बनाएगा यहां पर आकर तो वो सारी चीजें यहां पर वो इंक्लूड करता है उन स्कीम्स में, उन प्रोजेक्ट्स में। तो ये बेसिकली यहां पर ये बात की जा रही है कि नेशनल प्लान्स में ये सब इंक्लूड करा जाएगा। देन ई बात करता है कि ये रिकमेंड करेंगे, कौन रिकमेंड कर रहा है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि कैसे इंश्योर किया जाए, कैसे ये बिल्कुल कर दिया जाए कि वो एक्सेसिबिलिटी, ये हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आप देखें, आप कोई वेबसाइट जाएं तो आप इजीली चला सकते हैं क्योंकि आपको दिखता है, बट अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड है जिसको नहीं दिखता या कम दिखता है तो वो कैसे एक्सेस कर पाएगा उस पर्टिकुलर वेबसाइट को या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो एक्सेसिबिलिटी की बात की जाती है कि या तो उसमें कुछ साउंड सिस्टम हो या कुछ भी ऐसा हो जिससे वो भी उनको एक्सेस कर सके नॉर्मल व्यक्ति की तरह। साथ ही साथ बात कर रहा है रीजनेबल अकोमोडेशन, तो ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दोबारा मैं दोहराऊंगा तो वो रिपीटेटिव मोड हो जाएगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो वगैरह वगैरह। साथ में बिल्ट एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट उनको इस तरीके से एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जाए जिससे वो पार्टिसिपेट करें सोशल लाइफ में। तो यही बेसिकली यहां पर बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं एफ वाले पॉइंट पे। तो इन्होंने बोला देखो कोई भी आप लॉ बनाओ, कुछ भी एडवाइस करो, बट अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं कि जो हमने बोला, जो लॉ बनाया क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है, आप अगर इवेल्युएट नहीं करोगे, तो इन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है, मतलब देखना है, निगरानी रखना, इवेल्युएट करना है कि इस लॉ जो हमने बनाया, जो पॉलिसी बनाई, प्रोग्राम बनाया, क्या इसका इंपैक्ट क्या है, क्या लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है, प्रॉपर इनको मॉनिटर इवैल्यूएट करना है। साथ ही साथ में और अदर फंक्शंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो ये करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। बिल्कुल सिमिलर यहां पर अगर सेंट्रल की जगह आप स्टेट गवर्नमेंट लगा दो हर जगह, तो ये स्टेट के फंक्शंस हो जाएंगे। तो क्या हमें स्टेट के फंक्शंस पढ़ने हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो साइड में आप लिख सकते हो 65 आपका सेंट्रल के बारे में बात करता है और 71 जो है वो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 66 आपका बात करता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। तो देखिए पढ़ते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन एक बॉडी बनाएगी जिसको कहा जाएगा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, जैसा हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, वही चल रहा है, सेंट्रल स्टेट, जो सेंट्रल के फंक्शन वो स्टेट के फंक्शन, सेंट्रल का टर्म पीरियड, स्टेट का टर्म पीरियड, सेंट्रल के एक्स ऑफिशियो मेंबर वगैरह जो हमने वहां पर देखा था कौन कौन कंसिस्ट करता है, बस वो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं और वो एक्स ऑफिशियो लग जाता है। तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने बोला स्टेट बोर्ड में कौन कौन कंसिस्ट करेगा, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। एक्स ऑफिशियो वाला अगर आप चाहें तो इसको रीड कर ले, मैं इसको समझाऊंगा नहीं, इसमें समझाने सा कुछ है नहीं। बस आपको क्या पढ़ना है, जैसे ही मैंने आपको बताया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के केस में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसको नॉमिनेट कर रही है। वहां पे आर वाला पॉइंट था, आपको ध्यान आ रहा होगा, यहां पर ई वाला पॉइंट है कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट कर रहे हैं कुछ मेंबर्स को, 5 ये होंगे 5 ये होंगे। तो ये बस आपको रीड करना है, जैसे हमने वहां पढ़ा था उसी टाइप से, थोड़ा सिमिलर ही है, इसको आप इजीली रीड करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसका 4th वाला जो वीडियो था उसमें हमने सेंट्रल के बारे में बात की थी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, वहां अगर आपने पढ़ा होगा सेक्शन 60-61 तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी वहां पढ़ चुके हैं, ये बहुत ही सिमिलर है। वैसे ही अगर हम बात करें सेक्शन 67 की, तो सेक्शन 67 बात करता है टर्म पीरियड का, बिल्कुल सिमिलर है आपके सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जैसे, वहां भी 3 साल था, यहां भी 3 साल है। क्या बात कर रहा है कि ये जो टर्म पीरियड है ना, जो डेट ऑफ इस नॉमिनेशन, जो 2 का ई, जैसा मैंने वहां बताया आर था हमारे सेंट्रल वाले केस में, तो स्टेट वाले केस में क्या है 66 का 2 का ही, तो इन लोग का टर्म पीरियड कितना होगा 3 साल, जैसा मैंने वहां बताया था कि आप साइड में लिख लो, इजी पड़ेगा। वैसे ही यहां पर भी आप साइड में लिख लो, तो कितना इजी हो गया कि आपको अलग अलग याद नहीं करना है, आपको एक टर्म पीरियड याद रखना है कि भैया स्टेट और सेंट्रल के केस में, दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ 3 साल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वहां पर लिखा हुआ था कि ये कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस, जब तक जो नया व्यक्ति है वो एंटर नहीं कर जाता, जो भी इनका सक्सेसर है।
ठीक है। देन आगे बढ़े तो बिल्कुल सिमिलर है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बोलूंगा इसको आप बुक में भी आप इसको कट कर दें। कुछ डिफरेंस अगर लग रहा है, एक आध पॉइंट अगर गलती से मुझसे मिस हो जाए तो वो आप भले ही से पढ़ लें, बट अगर कुछ मिस मेरे को नहीं लगता वैसे कुछ हुआ है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी सब कवर किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आप बिल्कुल काट दें, पढ़ने की जरूरत नहीं है एक एक पॉइंट को, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है। आपको कुछ नहीं करना है, जब काटो ना तो इतना ध्यान रखना साइड में सिमिलर लिख लेना, और सेक्शन नंबर भी देख लेना ऊपर कौन से सेक्शन में टर्म के बारे में बात की गई है, तो आप ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको कट कर दो, लिख दो सिमिलर टू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड वाले का जो डिस्क्वालिफिकेशन है, मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया था। ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा हो तो सेक्शन 62 पढ़ लेना, हमने ऊपर अभी देखा था जस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी हो गया, आधा सा एक्ट आपका ऐसे ही कट जाने वाला है। सेक्शन 69 बात करता है वेकेशन ऑफ सीट, हमने वहां भी देखा था कि वेकेंट हो जाती है सीट, बिल्कुल सिमिलर। आगे बढ़े, सेक्शन 70 बिल्कुल सिमिलर, नहीं पढ़ना कुछ भी, वहां भी इनको साल में 6 महीने मिलना था, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड को भी साल में एक मतलब कितना 6 बार मिलना है, एटलीस्ट वंस इन, तो नॉट साल में, यहां पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 इन एवरी 6 मंथ, 6 महीने में एक बार मिलना है, और वहां भी यही लिखा हुआ था कि 6 महीने में एक बार मिलना है। राइट, तो बिल्कुल सिमिलर है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां भी आप सिमिलर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 71 फंक्शंस के बारे में, बिल्कुल सिमिलर है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक लाइन सिमिलर होगी, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि वहां पर हमने देखा था कि एडवाइस देने की बात सेंट्रल और स्टेट दोनों को की गई थी, बट इस केस में किसको की गई है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को की गई है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, आई डोंट थिंक सो उसके अलावा कोई डिफरेंस है, अगर हो तो आप देख लें एक बार, रीड देखिए, काटने से पहले एक रीडिंग अगर लगाना चाहें तो लगाएं अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है, आप संतुष्ट हो जाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप अगर रीडिंग लगाना चाहें लगा लें, उसके बाद कट करके आप साइड में सिमिलर लिख दें। मैं लिख देता हूं क्योंकि मैंने रीडिंग लगा ली है, एज सच कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 72। सेक्शन 72 बात करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के बारे में कि स्टेट, देखो ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को ऑन डिसेबिलिटी, और वो परफॉर्म करेंगे फंक्शंस जो कि आपका ये एक्ट बोलता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी किसके द्वारा बनाई जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो तो अरे ये तो सिंपल है सर, बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम का जो प्रेशर होता है, हो सकता है आप स्टेट भले ही सेंट्रल ना लगा के आओ, बट आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लगा के आ सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है तो जिस भी स्टेट गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट इसको बना रहा है, सिंपल सा फंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73। अब देखो 73 कुछ नहीं बोलता, ये क्या बात कर रहा है कि वैकेंसी अगर है, वैकेंसी किसमें होगी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड या स्टेट एडवाइजरी बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो हमने ऊपर देखा, इनके अंदर मान के चलो 5 लोगों की भर्ती करनी थी, 4 ही करे, 1 नहीं था, तो क्या हो, तो मतलब कुल मिला के जो भी डिसीजन ले रहे हैं, तो क्या हम बोल सकते कि नहीं भैया आपके तो 5 अपॉइंट करने थे, आपके पास 4 था, 1 वेकेंट था, तो हम आपके जो भी आपने कुछ अगर डिसीजन लिया है उसको हम नहीं मानते, तो ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बोला कोई भी एक्ट, कोई भी प्रोसीडिंग जो इनने की है, सेंट्रल ने बोर्ड ने, स्टेट बोर्ड ने, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने की है, तो ये ग्राउंड इस बेसिस पे नहीं बनता कि कोई वैकेंसी थी या कोई डिफेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ सच बोर्ड, मतलब जो बोर्ड में जो मेंबर्स थे कोई डिफेक्ट था, कहीं कुछ था, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि जो पूरा प्रोसीडिंग जो उनकी हुई है साल भर में जो मिले होंगे 2 बार, 6 महीने में 1 बार, तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिए होंगे वो इनवैलिड घोषित नहीं किए जाएंगे। तो ये मेयरली ये कोई ग्राउंड नहीं बनता, बस इतनी सी बात की गई है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, कम चांसेस है, राइट। चलिए, तो बेसिकली ये आपका चैप्टर 11 कंप्लीट होता है। चैप्टर 12 शुरू करते हैं, चीफ कमिश्नर एंड स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, यहां से काफी एमसीक्यूज बन सकते हैं। सिंपल है, आसान है, समझ में आ जाएगा, बट क्वेश्चन यहां से बनेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। तो चैप्टर 12 चीफ कमिश्नर के बारे में बात करता है, सेक्शन 74 की इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, क्या क्वालिफिकेशन होगा इनका, इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले। सैलरी वैलरी देंगे कि फ्री में काम कराएंगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर, तो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये अपॉइंट करेगी चीफ कमिश्नर को फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, और इसको हम यहां पर किस नाम से जानेंगे, चीफ कमिश्नर के नाम से। ठीक है, आप लोगों के नाम होंगे, ठीक है, अब आपके स्कूल का नाम अलग होगा,
बट घर का नाम चिंटू, ठीक है, मोंटू, पोपलू, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो वैसे ही यहां पर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी को प्यार से चीफ कमिश्नर बुलाया जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आते हैं सबसेक्शन 2 पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अब इन्होंने बोला कि भाई हमारा जो चिंटू मतलब चीफ कमिश्नर जो है उसको कुछ मदद दी जा रही है, यहां पर 2 कमिश्नर और अपॉइंट किए जा रहे हैं उसकी मदद के लिए, ठीक है, जिससे उसको वो हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2 कमिश्नर को और अपॉइंट कर रही है, उनको किसको असिस्ट करने के लिए, चीफ कमिश्नर को, जिनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऊपर भी एमसीक्यू, नीचे भी एमसीक्यू, दाएं भी एमसीक्यू, बाएं भी एमसीक्यू, कि एक कमिश्नर जो है वो कौन सा होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला होगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। देखो सबसे पहला एमसीक्यू बना कि कौन अपॉइंट करेगा चीफ कमिश्नर को, तो सेंट्रल करेगी, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। और दूसरा जो कमिश्नर है स्टेट के केस में वो होता है स्टेट कमिश्नर। तो स्टेट कमिश्नर को नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी, साइड में ही लिख लो, कंफ्यूजन नहीं करना, साइड में लिख लो, स्टेट कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट, चीफ कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल है, क्लियर है। और दूसरा 2 कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हैं उनको मदद करने के लिए, असिस्ट कराने के लिए, जिसमें से एक कमिश्नर जो होगा वो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला होगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तीसरा बात करता है कि भैया देखो राह चलते किसी को नहीं उठा लेंगे कि भाई तू चीफ कमिश्नर बन जाए यार, तू कमिश्नर बन जाए यार, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है यहां पर, कोई क्वालिफिकेशन तो होगी ना। तो इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में 3rd सबसेक्शन में बात की। इन्होंने बोला कि आपके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैटर रिलेटिंग टू रिहैबिलिटेशन। सर इतना बड़ा वर्ड रिहैबिलिटेशन क्या है? देखो अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस काफी देखे पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा, मैं मान के चल रहा हूं रिहैबिलिटेशन क्या है। बट जो नए हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता देता हूं रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है। तो फटाफट से देखो, पहले तो लाइक कर दो क्योंकि मिनिमम टारगेट है 10 लाइक का, उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। रिहैबिलिटेशन क्या है समझो। रिहैबिलिटेशन बात करता है, जैसे हमने एनडीपीएस पढ़ा था, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो जो गंजेड़ी नशेड़ी जो ऐसे लोग होते हैं जिनको लत होती है ड्रग्स की, लेना ही लेना है, ढीठ है, तो उनको क्या किया जाता है रिहैबिलिटेशन सेंटर में, वो आदत छुड़वाई जाती है दवाई के माध्यम से, और डेली जो रूटीन होता है उनको कि ड्रग्स नहीं लेने देना, ऐसे करके छुड़वाया जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहां पर मान के चलो किसी को विजुअली इंपेयरमेंट की बीमारी है। बीमारी क्या मतलब, विजुअली इंपेयरमेंट है कि वो उसको धीरे धीरे दिखना कम हो रहा है। तो क्या उसको रोका जा सकता है, क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं? किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि वो अच्छे से चलने लगे, या उसको रोका जा सके और ज्यादा स्थिति ना बिगड़े, जिससे वापस से वो सोसाइटी में जाके क्या करे, सोशल लाइफ जी सके अपनी। तो ये बेसिकली रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि रिहैबिलिटेशन का स्पेशल नॉलेज, उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ काम किया हो तो ही उसको चीफ कमिश्नर या कमिश्नर बनाया जाएगा। सिंपल है, राइट। तो साइड में लिख लेना है यहां पर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस का ऐसा एरो बना के रिहैबिलिटेशन का, तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, अगली बार से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें, इन्होंने बोला भैया क्या पैसा वैसा दोगे? तो भाई पैसा दिया जाएगा आपको, पैसा तो साथ साथ पेंशन, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट सब कुछ दिया जाएगा। देखिए इनको पैसा दिया जा रहा है, बट गाइस हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, हम आपको यूट्यूब पर फ्री ही पढ़ा रहे हैं, तो इस बात पे एक लाइक बनता है, राइट। चलिए जस्ट किडिंग, आगे बढ़ते हैं। मतलब किडिंग पार्ट जो है वो सैलरी बेसिस पे नहीं है कि हम सैलरी तो वाकई नहीं मिल रही है, बट स्टिल चलो आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 5 की ओर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिटरमाइन करेगी नेचर, कैटेगरी ऑफ ऑफिसर। देखो कुल मिलाकर क्या है, एम्प्लॉयज भी वगैरह इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको असिस्ट करने के लिए। जैसे कि कमिश्नर दिए गए वैसे अब एम्प्लॉयज की भी हायरिंग वगैरह होगी, और वो जो भी फंक्शंस ये बताएंगे वो करेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 6। ऑफिसर एंड एम्प्लॉय प्रोवाइडेड टू द चीफ कमिश्नर शाल डिस्चार्ज देयर फंक्शन। अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इन्होंने बोला जो भी ऑफिसर एम्प्लॉयज यहां पर इनके अंडर में होंगे वो किसके अंडर में कैसे करेंगे, जनरल सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल, मतलब चीफ कमिश्नर के नेतृत्व में काम करेंगे और उनके कंट्रोल में काम करेंगे, ठीक है, उनके अंडर रह के काम करेंगे। बेसिकली ये यहां पर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बॉस है, चीफ कमिश्नर इज दी बॉस, बाकी सब उसके अंडर में। देन सैलरी अलाउंसेस जो है एम्प्लॉयज को भी दी जाएगी, ऑफिसर्स को भी दी जाएगी। सबसेक्शन 8 बात करता है जो चीफ कमिश्नर है, ठीक है, इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाएगी। अब देखो मतलब कुल मिला के हर कोई चीफ कमिश्नर की मदद कर रहा है, ऊपर 2 कमिश्नर हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ऑफिसर्स हो गए, अब साथ ही साथ में एक एडवाइजरी कमेटी भी बना दी जो कि किसको असिस्ट कर रही है, चीफ कमिश्नर को। अब इंपॉर्टेंट है वेरी, इसको मैं 5 स्टार दूंगा, ये 5 स्टार होटल जैसा है, 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी इसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करता है कि एडवाइजरी कमेटी जो है ये कंप्राइज करेगी
11 मेंबर्स, नॉट मोर देन 11, मतलब 11 से ज्यादा नहीं होंगे, 11 लोग होंगे जो एडवाइजरी कमेटी के अंदर होंगे, नॉट मोर देन 11। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नॉट मोर देन 11 मेंबर्स। ठीक है, अब ये कौन होंगे? तो ये एक्सपर्ट होंगे, ये डिसेबिलिटी सेक्टर में ये एक्सपर्ट होंगे, 11 लोग जो कि एडवाइजरी कमेटी में होंगे और जो उसको एडवाइस वगैरह करेंगे, असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे, एड करेंगे, राइट। तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 74 था। देखते हैं कितने एमसीक्यू बन गए यहां से। देखो, एक तो पहला बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, दूसरा आपका बन गया कि 2 कमिश्नर को और अपॉइंट कर सकती है, इसमें से एक जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा। तीसरा कि क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो रिहैबिलिटेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथा, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ चीफ कमिश्नर के अंडर ये एम्प्लॉयज ऑफिसर काम करेंगे। ठीक है, मतलब वो जो है उनके कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, देन 8th वाला कि जो एक एडवाइजरी कमेटी होगी उसमें नॉट मोर देन 11 मेंबर्स, 11 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जो कि एडवाइजरी कमेटी में होंगे और असिस्ट करेंगे। तो ये बेसिकली 4-5 आपके एमसीक्यू बन गए, इंपॉर्टेंट है। अब जाते हैं सेक्शन 75 पे जो कि बात करता है फंक्शंस क्या है चीफ कमिश्नर के, और भी इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट यहां पर, इंपॉर्टेंट एज इन द सेंस कि बड़े ही सिंपल क्वेश्चन जो बनने होते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे कई एक्ट में कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि उनको भी मालूम है कि ये जो उसका लेवल है बड़ा ही इजी है, सबसे बनेगा। तो जो ये फंक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं ये वैसे होते हैं, और आप देखोगे अधिकतर 90% केसेस में अगर इन ऑप्शन के साथ ऑल ऑफ द अबव होता है तो आंसर भी वही होता है, राइट। तो फंक्शंस देख लेते हैं, चीफ कमिश्नर क्या काम करेगा बेसिकली। तो इन्होंने बोला चीफ कमिश्नर क्या है, आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, सुओ मोटो या अदरवाइज, मतलब सुओ मोटो मतलब होता है खुद से, या अदरवाइज मतलब कंप्लेंट करी किसी ने, तो ऐसे। तो ये देखेगा कि जो लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम वगैरह जो है, जो प्रोसीजर जो है, ठीक है, जो इस एक्ट में इन्होंने लॉ कुछ बनाया, पॉलिसी, इससे कोई क्लैश तो नहीं कर रहा है। मतलब ये एक्ट बोलता है कि ABCDEFG और कोई दूसरा एक्ट बोलता है DFLMN, मतलब कुछ भी, मतलब दोनों ही अगर अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं या क्लैश खा रहे हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये क्या करते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये रिकमेंड करेगा करेक्टिव स्टेप्स कि कैसे इसको सही किया जा सकता है। बेसिक काम पहला, ठीक है। दूसरा, इंक्वायर सुओ मोटो और अदरवाइज डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स, मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उनको वंचित किया जा रहा है उनके अधिकारों से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी सेफगार्ड्स आपका ये जो एक्ट देता है, जो आपको अधिकार देता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करेंगे, ये करेक्टिव एक्शन लेंगे। कैसे लेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, तो उनसे बात वगैरह करके जो भी है आपका जो चीफ कमिश्नर का फंक्शंस होगा वो बताएगा, रिकमेंड करेगा कि क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस चीज को सही करने के लिए। देन तीसरा आता है रिव्यू करने का, कि जो सेफगार्ड आपका ये एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर आज जो सेफगार्ड दिए गए हैं, ठीक है, वो रिव्यू करेगा उनको, ठीक है। एंड साथ ही साथ में देखेगा कि जो अधिकार, जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इस एक्ट के अंदर, कहीं वो दिया सही तरीके से उसको इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो रिकमेंड करता है मेजर कि कैसे इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बड़ा ही बेसिक से फंक्शंस है, कुछ यहां पर रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, इवन आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। देन डी वाला पॉइंट बात करता है रिव्यू द फैक्टर्स दैट इनहिबिट। इनहिबिट मतलब क्या होता है, देखो सुनो, इनहिबिट मतलब रिस्ट्रेन कर रहा है, ठीक है, इन अधिकारों को एंजॉय करने से इनको रिस्ट्रेन किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है किसी तरीके से कोई फैक्टर्स के द्वारा, तो क्या किया जाएगा, वही रिकमेंड करेंगे एंड रेमेडियल मेजर्स लेंगे जिससे ऐसा ना किया जाए, रिस्ट्रेन वगैरह ना किया जाए, उनको प्रॉपर जो अधिकार दे रहा है आपका ये एक्ट वो एंजॉय कर सकें और अपनी सोशल लाइफ जी सके। देन ई वाला बात करता है स्टडी, ट्रीटीज, अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट। देखो हमने जैसे ऑलरेडी हमने पहले बात की थी कि बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं, ठीक है, कन्वेंशन होते हैं बाहर के जहां इंडिया पार्टी होती है, तो वहां पर भी कुछ चीजें बताई जाती है कि इस एक्ट में ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इंडिया जब आके अपने अंदर लॉ बनाता है तो फिर वो इन चीजों का ध्यान देते हैं, तो वही सब यहां पर लिखा है कि उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंडरटेक द प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा कि इस फील्ड में और रिसर्च की जाए जिससे बेहतर सुविधा, बेहतर फैसिलिटीज, बेहतर असिस्टेंस, बेहतर एड हम राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे सके, ठीक है। देन ये इसका और काम क्या है चीफ कमिश्नर का, ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि भाई एक एक्ट है जो आपके अधिकारों के बारे में बात करता है, अगर कोई उल्लंघन करे तो आप इसके एक्ट के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो, या क्या पर्टिकुलर अथॉरिटी है, किस तरीके से आप कोर्ट जा सकते हो। अभी आगे हम स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, वो भी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एच वाला पॉइंट बात करता है मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन के बारे में कि यार देखो, जब एक्ट बनता है, लॉ बनता है, तो लॉ तो बन गया, अब क्या काम है, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, अब वो देखेंगे कि क्या उसका इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चीफ कमिश्नर जो इन्होंने यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी बनाई कि भाई आप देखोगे कि इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं, तो मॉनिटर ये निगरानी रखेगा, नजर रखेगा कि इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं पर कुछ क्लैश होता है तो जैसा कि हमने ऊपर देखा, करेक्टिव एक्शन देने की बात की गई है कि भाई आप उस पर करेक्टिव एक्शन लोगे, उसको सही करो, ठीक है। देन आई वाला पॉइंट बात करता है कि ऑब्वियसली कि जब भी कोई एक्ट के अंदर बोर्ड बनती है, अथॉरिटी बनती है, तो उनको फंड दिया जाता है, जब तो वो काम करेंगे। अगर सरकार के लिए काम करना है तो कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयज वगैरह की सैलरी और जो भी अवेयरनेस कराने में किसी भी माध्यम से कराएंगे तो पैसा तो खर्च होगा, तो फंड भी दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि चीफ कमिश्नर अपनी जेब भर के निकल जाए पूरी की पूरी, तो इन्होंने बोला, या कोई भी एम्प्लॉय ऐसा ना करे, तो ये भी मॉनिटर करने का काम जो है चीफ कमिश्नर का होगा कि जो फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, किसके लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो वो देखा जाए कि कोई कमिश्नर या कोई भी ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहा है, ये चीफ कमिश्नर देखेगा। देन बाकी और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट असाइन करेगी फंक्शन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ये वैसा करेगा। आपने वो मूवी का डायलॉग सुना होगा, जीजा जी जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, सलमान खान की कोई मूवी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2 की ओर। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इन्होंने बोला डिस्चार्ज वगैरह करने की बात की जा रही है कि जो भी चीफ कमिश्नर फैसला लेगा, कुछ भी लेगा, तो वो कंसल्ट करेगा कमिश्नर। कमिश्नर को क्यों अपॉइंट किया गया है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कि भाई ये असिस्ट करेगा, तो मदद करेगा, कंसल्ट वगैरह जो है कर लेगा उससे। तो ये बेसिकली सेक्शन 75 था। आगे अगर स्टेट कमिश्नर का भी फंक्शन आता है तो आप ये मान के चलो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, तो आपको बस वहां पर कट करना है, राइट। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन 76, एक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ कमिश्नर। अब यहां पर देखो क्या बात हो रही है कि एक्शन लिया जा रहा है किसके रिकमेंडेशन पे, चीफ कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे। कौन एक्शन ले रहा है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनेगा। बात करता है कि जब चीफ कमिश्नर जो है वो रिकमेंडेशन करता है, ठीक है, किसको, अथॉरिटी को। अथॉरिटी कौन सी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। किसके परसुएंस में बोल रहा है यहां पर, 75 का बी। ऊपर हमने जो फंक्शन देखा 75 का बी, या ध्यान है आपको कि जब राइट वाइट से वंचित कर रहे हैं तो फिर वो मेजर्स वगैरह करता है, करेक्टिव एक्शन वगैरह। तो ये जब चीफ कमिश्नर को लगेगा, वो बोलेगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, रिकमेंडेशन देगा कि ऐसा होना चाहिए। तो अथॉरिटी जो है उस पर एक्शन लेगी, जो भी नेसेसरी एक्शन होगा, और इन्फॉर्म करेगी चीफ कमिश्नर को 3 महीने के अंदर अंदर कि क्या एक्शन लिया। कब से, जब से वो रिकमेंडेशन चीफ कमिश्नर ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार बिल्कुल आप मार्क कर लो कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा कि जब चीफ कमिश्नर रिकमेंडेशन दे रहा है तो उस रिकमेंडेशन को जो अथॉरिटी है कितने समय में उसको बताएगी, इन्फॉर्म करेगी चीफ कमिश्नर को, तो 3 मंथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब देखो यहां पर देखो क्लियरली क्या लिखा हुआ है, 3 महीने में बताएंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि हां जैसा बोला 3 महीने में वैसा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब प्रोविजो पढ़ते हैं। प्रोविजो बात करता है वेयर एन अथॉरिटी डज नॉट एक्सेप्ट अ रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन दिया चीफ कमिश्नर ने और इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया रिकमेंडेशन, तो अब इनके ऊपर एक लाइबिलिटी कह लो आप कि इनको रीजन कन्वे करना होगा फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस टू द चीफ कमिश्नर। ये चीफ कमिश्नर को रीजन देंगे कि हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपका रिकमेंडेशन। कितने समय के अंदर, 3 महीने के अंदर ही। तो समय सेम है तो इजी है आपको याद करने के लिए सॉरी, 3 महीने ही जो है आपका आंसर होगा। एंड साथ ही इन्फॉर्म करेंगे एग्रीड पर्सन को, अगर किसी ने कंप्लेंट या कुछ इस तरीके से रेज किया है तो उस व्यक्ति को भी इन्फॉर्म करा जाएगा, और साथ ही साथ में चीफ कमिश्नर को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। कितने समय के अंदर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 महीने के अंदर। तो सेक्शन 76 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 77 की ओर, पावर्स ऑफ चीफ कमिश्नर। अब देखो चीफ कमिश्नर के क्या पावर है, बड़ा ही सिंपल है कि पहली बात तो चीफ कमिश्नर जो है उसके पास सेम पावर रहेंगे जो एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं। कौन से पावर्स होते हैं सिविल कोर्ट के पास, जैसे कि किसी विटनेस को बुलाना, समन करना, किसी डॉक्यूमेंट को अपने समक्ष पेश करवाना, डिस्कवरी करवाना, किसी पब्लिक रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट करके अपने समक्ष मंगवाना किसी कोर्ट से, किसी ऑफिस से, एविडेंस ऑन एफिडेविट रिसीव करना, कमीशन इश्यू करना जिससे विटनेस का एग्जामिनेशन किया जा सके या डॉक्यूमेंट जाके देखा जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं ये चीफ कमिश्नर। देखो तो क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है कि चीफ कमिश्नर के पास
कौन से पावर होते हैं, एक सिविल कोर्ट के, क्रिमिनल कोर्ट के, स्पेशल कोर्ट के, इस तरीके से क्वेश्चन बने तो आपको आंसर लगाना है सिविल कोर्ट। बाकी ये तो आपसे इजीली बनी जाएंगे। सबसेक्शन 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात करता है कि जो प्रोसीडिंग है चीफ कमिश्नर के समक्ष, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। किस सेक्शन के चलते, सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ आईपीसी। और वही प्रोसीडिंग जो है, अब जो ये प्रोसीडिंग हो रही है, इसी के साथ साथ इन्होंने बोला कि चीफ कमिश्नर को सिविल कोर्ट माना जाएगा 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहां से बनते जनरली नहीं है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बना तो बना, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 78 बात करता है एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय चीफ कमिश्नर के बारे में। अब सुनिएगा, क्वेश्चन यहां से भी छोटा मोटा बन सकता है। बात कर रहा है कि जो चीफ कमिश्नर है, जो ये पूरा मॉनिटर कर रहा है, इस एक्ट को देख रहा है, चेक कर रहा है सही तरीके से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो ये रिपोर्ट भी तो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ भैया मैं देख रहा हूं सब बढ़िया चल रहा है, ये रिपोर्ट है, इतना हमने बिजनेस किया, ऐसे ऐसे डिसीजन लिए, ये वो फलाना ठिकाना। ठीक है, तो चीफ कमिश्नर जो है सबमिट करेगा एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस समय, इन्होंने बोला कि एट एनी टाइम सबमिट करेगा। स्पेशली देखो, पहली बात तो इन्होंने बोला कि सबमिट करेगा एनुअल रिपोर्ट मतलब साल में, ठीक है, ये एनुअली एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। बट साथ ही साथ इन्होंने बोला कि ये जो है एक स्पेशल रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है। मान के चलो ऐसा कोई मैटर आ गया, अर्जेंसी का मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर है कि जिसका अभी इनको रिपोर्ट करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसको हम कहेंगे स्पेशल रिपोर्ट, और ये एट एनी टाइम किसी भी समय दी जा सकती। तो आपका एमसीक्यू बन गया यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कि स्पेशल रिपोर्ट किसी भी समय सबमिट की जा सकती है चीफ कमिश्नर द्वारा। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड दैट इट शैल नॉट बी डिफर्ड टिल सबमिशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, मतलब कि एनुअल रिपोर्ट तक का वेट नहीं किया जा सकता, तो ये स्पेशल रिपोर्ट देंगे अगर अर्जेंसी या इंपॉर्टेंट इनको लगता है तो। बेसिक ये यहां से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहां से बन सकता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के समक्ष रख देगी अलॉन्ग विथ मेमोरेंडम, जो भी एक्शन लिया है या प्रपोज किया गया है, या फिर नॉन एक्सेप्टेंस वाला जो हमने देखा था कि रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही अथॉरिटी, तो वो भी दिया जाएगा रीजंस के साथ कि ऐसा ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सेक्शन 78 है। एक या दो एमसीक्यू यहां से बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 79 की और बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट कमिश्नर। अभी हमने ऊपर देखा चीफ कमिश्नर, वैसे ही यहां पर स्टेट में मैंने आपको वही इसलिए बता दिया था कि स्टेट कमिश्नर अपॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम यहां पर प्यार से स्टेट कमिश्नर ही कहेंगे। मतलब वैसे तो नाम स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो इसको हम स्टेट कमिश्नर यहां पर कह रहे हैं, राइट। बाकी बिल्कुल सिमिलर है, इसको एक्सपीरियंस वही होना चाहिए, प्रैक्टिकल और स्पेशल नॉलेज रिहैबिलिटेशन में। बाकी यहां पर इन्होंने बोला कि सैलरी अलाउंसेस दी जाएगी, सब यहां पर बिल्कुल सिमिलर लिखा हुआ है, आप चाहें तो रीड करें, बट मैं तो बोलूंगा यहां सबसेक्शन 2 से आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक अब आता है इंपॉर्टेंट, ये है आपका 7, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। देखिए यहां पर थोड़ा सा बदलाव है, चेंज है। क्या बात कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है असिस्ट किया जाएगा एक एडवाइजरी कमिटी द्वारा, और इसको जो एडवाइजरी कमेटी में कितने लोग होंगे, तो इन्होंने बोला 5 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे। अब फटाफट से कमेंट करके बता दो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने कितना बताया था। ठीक है, ये आपको बताना है, ऊपर हमने पढ़ के आए थे, यहां पर डिफरेंस मैं बता रहा हूं, सिमिलर नहीं है। यहां 5 है, ऊपर कितना था ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से एमसीक्यू आ सकता है 5 मेंबर वाला, ध्यान रखिएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेट कमिश्नर। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं कट कर रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, आई वाज जस्ट किडिंग। तो बेसिकली हम ऑलरेडी जो आपका चीफ कमिश्नर वाला का जो हमने फंक्शंस देखा था वो हम पढ़ चुके हैं, तो इसका बिल्कुल सिमिलर है, आप चाहें तो रीड कर लें, अदरवाइज कट कर दें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 81, तो ये भी वही बात करता है कि एक्शन लिया जाएगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा, किसके रिकमेंडेशन पे, स्टेट कमिश्नर के। तो इन्होंने बोला कितने समय में, तो 3 महीना, बिल्कुल सिमिलर है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी कट कर दें। डायरेक्ट आप यहाँ पे सिमिलर लिखते जाएं कट करते वक्त, वरना ऐसा ना हो कि आप समझे कि ऑब्सोलीट हो गया है, डिलीट हो गया है ये प्रोविजन। सिमिलर जरूर लिख दें, इससे आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, देन पावर्स ऑफ स्टेट कमिश्नर, अगेन सिमिलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनुअल रिपोर्ट अगेन सिमिलर है, बस अंतर क्या रहेगा कि आपका हाउस ऑफ पार्लियामेंट था, यहां पर आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा, बेसिक डिफरेंस है, और यहां पर सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, और कुछ नहीं है यहां पर। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, यहां भी स्पेशल रिपोर्ट जो है किसी भी समय दी जा सकती है, अदरवाइज एनुअल रिपोर्ट तो एनुअली जाएगी ही। बाकी ये भी सिमिलर है, देखा जाए एक तरीके से, तो आप साइड में सिमिलर लिख सकते हैं, इतना बेसिक डिफरेंस तो आप भी समझते ही हैं। चलिए, तो बेसिकली ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 13
शुरू करते हैं स्पेशल कोड से। आई होप अभी तक जो भी हमने पढ़ा समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो गाइज बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, अप्रिशिएट करिए बाय क्लिकिंग ऑन दी लाइक बटन, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके की वीडियोस आपको आप तक पहुंचती रहें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 84 की ओर। जैसा कि मैंने बताया स्पेशल कोड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बेसिकली स्पेशल कोड मतलब विशेष न्यायालय। हमें मालूम है कि स्पेशल कोड क्यों बनाया जा रहा है। नॉर्मल कोड है तो स्पेशल कोड का मतलब क्या है, तो स्पेशल, एस फॉर स्पेशल, एस फॉर स्पीडी ट्रायल। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, जिससे जल्दी से जल्दी आप तक जस्टिस पहुंचाई जा सके। इसलिए जल्दी से जल्दी केस को, जब ऐसे जो स्पेशल कोर्ट में केस चलते हैं ना, यहां पर बहुत जल्दी इनका होता है, बाकी अदर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल कोर्ट से तो ठीक है। तो यहां पर जो फैसले जल्दी दिए जाते हैं, स्पीडी ट्रायल होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां पर वो किसकी सहमति, कॉन्करेंस मतलब होता है सहमति। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सहमति से क्या कर रहे हैं, ये जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन को ये स्पेशल कोर्ट का दर्जा देके जो भी इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस होंगे वहां पर ट्राई किए जाएंगे। बेसिक सा, बड़ा ही सिंपल सा है। आगे बढ़े, सेक्शन 85 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो ये वैसा ही होता है जैसे एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। अब स्पेशल क्यों लगा दिया, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट में बैठेगा, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि आपने बहुत सारे एक्ट्स में पढ़ा होगा कि इसकी क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है कि नॉट लेस देन 7 ईयर्स, कम से कम 7 साल का इसको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये प्रैक्टिस कर रहा हो एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स, तो इसको यहां पर एज अ एसपीपी यहां पर अपॉइंट किया जाएगा और बाकी सैलरी वगैरह दी जाएगी। तो ये बेसिकली आपका चैप्टर 13 यहां पर कंप्लीट होता है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सेक्शन 86 से जो है हम नेक्स्ट जो आपका 6th पार्ट होगा वो कवर करेंगे, और ये आपका जो है ये फाइनल पार्ट होगा, ये आपका लास्ट वीडियो बनेगा और ये पूरा यहां पर आपका एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया टारगेट है 10 लाइक्स का, कि 10 लाइक्स जैसे ही आएंगे आपका जो ये पार्ट है अपलोड हो जाएगा। तो फटाफट अगर यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर करके बताएं एंड कि आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई और आप एक्ट पर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर आप बता सकते हैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर एक्ट। सो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।